दोस्तों 53 नंबर से फिनिश किए थे, तो 153 नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में और न व्यंजन में की जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियों को न तो स्वर में गिना जाता है, न व्यंजन में गिना जाता है। इनमें ध्वनियाँ कौन-कौन सी आती हैं? एक आता है अंग आता है, दूसरा आता है आह। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह यूपी पीसीएस सीसैट में पूछा गया प्रश्न है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। और विसर्ग को किसमें गिना जाता है? तो अयोगवाह। इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि। ठीक है? आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। 155 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों 155 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह अल्पप्राण होता है, विसर्ग होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और महाप्राण होता है। तो अभी आप सभी को बताया गया था विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ठीक है? अच्छा, पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह को ना तो स्वर मानना है, ना तो व्यंजन मानना है। और स्वर में क्यों नहीं रखते हैं और व्यंजन में क्यों नहीं रखते हैं? स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और व्यंजन होते हैं तो व्यंजन में क्या होता है? जो व्यंजन होता है वह स्वर के पूर्व में आता है। जैसे आप सभी लोग का लिखेंगे, का में आप सभी का किससे बनकर बना है? तो एक का हलंत वाला हो जाएगा और प्लस आ हो जाएगा, तो इससे बना है। लेकिन स्वर के पूर्व में क्या प्रयोग होता है? आप सभी का व्यंजन वर्ण प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या है? अयोगवाह में क्या है? जैसे आप लोग आह लिखते हैं, ठीक? क्या लिखते हैं? आह। ये भी अयोगवाह है। लेकिन इसमें यह स्वर क्यों नहीं? क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होता है। आप सभी का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। इसमें कोई और ध्वनि मिक्स नहीं है, मतलब एक कोई और ध्वनि मिलकर यह उच्चारित नहीं होता है। लेकिन आप सभी का अयोगवाह का जो आह है, तो उसमें पहले तो आ आता है, फिर हा आता है। हा का उच्चारण होता है, तो इसलिए यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता अयोगवाह, तो इनको स्वर नहीं माना जाता है। व्यंजन क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि व्यंजन में व्यंजन वर्ण पहले आ जाता है का, प्लस फिर आता है आ, मतलब स्वर आता है। पहले आ जाता है व्यंजन, फिर आता है स्वर। लेकिन इसमें क्या है? जैसे आह आप सभी लोग लिखते हैं, तो पहले आ बोल देते हैं, फिर विसर्ग बोलते हैं। तो मतलब पहले स्वर आ जाता है, फिर विसर्ग आता है, तो इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजन और यह स्वर क्यों नहीं है। यह पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी के द्वारा बताई गई, यहाँ पर दी गई है। देख लीजिए, यहाँ पर दी भी गई है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं है। और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं, पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। पश्चात कैसे आते हैं? जैसे व्यंजनों की तरह यह स्वरों के पूर्व नहीं आते हैं। तो स्वरों के पूर्व नहीं आते हैं। जैसे आप सभी लोगों का आह हो गया, तो पहले आ बोला जाएगा, फिर विसर्ग बोला जाएगा। तो यह पहले स्वर आ जाता है, फिर आ जाता है आप सभी का आह। ठीक? तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। चलिए 156 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को ना समझ में आना आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। 156 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? 2016 द्वितीय पाली में पूछा गया आबकारी विभाग का प्रश्न है, आबकारी सिपाही का। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह जो लिखा गया है वह सब हम लोग देख चुके हैं। 157 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। जूनियर असिस्टेंट सामान्य चयन 2016 परीक्षा का प्रश्न है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वयं स्वर में नहीं किया जाता है? तो अंग और आह। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कम समय में हम लोगों को ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी। आप लोग प्रश्न पर ध्यान रखना, ठीक है? बाकी एक्सप्लेन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालना, तो आप सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है? तो मेन है इसमें दिखाना कि प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार रिपीट किया गया है और कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं। यह आप सभी का मेन ध्येय है इस बुक को देखने का। 158 नंबर प्रश्न देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग और आह है। ठीक? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 159 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। हालांकि यहाँ दिया गया है, तो लेकिन देखना नहीं, आप लोगों को आंसर पहले बताना है। इनमें अयोगवाह स्वर है तो क्या है? अंग। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 160 नंबर प्रश्न, अंग आह है तो क्या है? अयोगवाह। तो यह तो एक्सप्लेन नहीं करना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है बढ़िया। अयोगवाह योग न होने पर भी जो साथ रहता है,
अयोग ना होने पर भी जो साथ रहता है उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, विविध। विविध देख लेते हैं वर्णमाला के प्रश्न। जीआईसी जीआईसी एग्जाम 2021 का पूछा गया प्रश्न है, यूपी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। ठीक, तो 11 स्वरों को दिया है और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। यह आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, जिसमें 2 ढ़ ओढ़ा द्विगुण व्यंजन है। आप सभी से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ढ़ और ढ ये 2 याद रखना आप सभी के काम के हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह, अयोगवाह पढ़ चुके हैं हम लोग, 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी देख चुके हैं। टोटल 52 हम लोग देखते हैं वर्ण। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 162 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। यह पूछा गया बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। चलिए दोस्तों पार्श्विक ध्वनि तो है ही है, देख लीजिए यहाँ पर आप सभी को कुछ देखने को मिल जाएगा और कुछ बहुत कुछ सीखने को इस पैसे से मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले प्रश्न इसी से संबंधित होंगे। ठीक है, प्रश्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। वस्तुतः निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली ध्वनि को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यह याद रखना, निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली ध्वनि को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तत्व में देख लिए, रा जो आप सभी का है तो लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या लोड़ित व्यंजन कहा जाता है। ठीक, तो आप सभी को ये 3 चीज़ें याद रखना। यह डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि रा लुंठित व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन है, लोड़ित व्यंजन है। ठीक है, यह तीनों में से कोई ऑप्शन में दे देगा, आप सभी लोगों को कन्फ्यूज कर देगा। ला आप सभी का घोष वर्ण है तो है ही है, अल्पप्राण वर्ण है। ठीक, और ला आप सभी का पार्श्विक व्यंजन है, औड़ा औढ़ा यह क्या है, मूर्धन्य है और उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 163 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए और देख लीजिए कितनी जगह पूछा गया है। 2019 में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट में प्रश्न है, और कनिष्ठ सहायक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इस वैकेंसी में 5000 के ऊपर वैकेंसीज आई थी और बाकी बहुत सारी वैकेंसीज बच भी गई थी। चलिए दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर बताइए, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो ला पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि तो है ही है ला, और ला पार्श्विक ध्वनि है, अल्पप्राण और घोष भी है। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 164 नंबर प्रश्न, ढ़ा और ढा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विकसित वर्ण कहा जाता है। ढ़ा और ढा को विकसित वर्ण कहा जाता है। एमपीएसआई 8 सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों ढ़ा और ढ़ा को विकसित वर्ण भी कहा जाता है, आप सभी को याद रखना, और इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। 165 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, चा छा जा झा उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 166 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। व वर्ण है, तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तो क्या है वह वर्ण, दो दंतोष्ठ है। ठीक है, दांत और ओठ से मिलकर बोला जाने वाला व्यंजन दंतोष्ठ कहलाता है। दंतोष्ठ क्या है, वाह। चलिए दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, स्पर्शी व्यंजन है, मा पा मा फा, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये तो होने ही था क्योंकि तीनों स्पर्श व्यंजन है, और यह हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ देखने की जरूरत है नहीं। इसको भी बताइए, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन कौन है, सा है कि सा है कि रा है, तो प्रकंपी व्यंजन क्या है, रा है, और इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 169 नंबर प्रश्न का एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है,
पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक पा हो गया और यह सभी का छा हो गया। और आप सभी लोग बड़ी ई की मात्रा देख रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा और मात्रा हो जाएगा। चलिए 170 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। संपदा, अंगूठी, गंगा, डंडा, किसमें पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? आप सभी को बताना है। तो किसमें नहीं? अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अंगूठी शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजन के अंतिम पांचों व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ठीक, ड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, जो नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 171 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों में कितने भेद होते हैं? 2 वर्णों के भेद होते हैं। ठीक है, तो 2 वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं? यहाँ देख लेते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे छोटा, छोटी, व, का इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और दूसरे व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 172 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने जाते हैं? तो 2 भेद माने जाते हैं व्यंजनों के। ठीक है, जीएससी प्रवक्ता 2012 में प्रश्न पूछा गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं। तो यह याद रखना, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण एक तो हो गए और दूसरे महाप्राण हो गए। ठीक, तो 173 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, तो शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो वक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्त हो जाएगा। यह एचटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ा देखने वाला है, बढ़िया पैसेज है। थोड़ा समय देकर अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। दिए गए शब्दों का शब्दकोश में आने वाले क्रम इस प्रकार है: वक्त, वक्र, वर्क और वर्ग। हिंदी शब्दकोश के आधार पर कुछ विशेष वर्ण का क्रम इस प्रकार है। छ वर्ण को का के बाद रखा गया है। किसके बाद? का के बाद रखा गया। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि का के बाद प्रयुक्त वर्ण है तो छ है। ठीक है, त्र वर्ण को ता के बाद रखा गया है। ज्ञा वर्ण को जा के बाद रखा गया है। शब्द की दृष्टि से शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है। और शब्दकोश का अंतिम शब्द हा वर्ण के मात्रात्मक शब्द होंगे, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, से कोई आरंभ नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 174 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। यह MPPCS सीसैट 2022 का प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आता है? तो किसका आता है? हा का आता है। किसका आता है? हा का आता है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। त्रा, ज्ञा, स्रा, हा वर्णों का हिंदी शब्दकोश के आधार पर सही क्रम है। पहला है ज्ञा, दूसरा है त्रा, तीसरा है स्रा और चौथा है हा। ठीक है, इस प्रकार सबसे अंत में आता है हा। ठीक, आप सभी लोगों को यह याद रखना पड़ेगा, ज्ञा, त्रा, स्रा, हा। तो अंतिम अंत में कौन आता है? हा आता है। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी वर्ण माला के संयुक्त व्यंजन देख लीजिए। छा आप सभी का जैसे है, और कहा जाता है का के बाद में छा आता है। क्यों आता है? क्योंकि यह का हलंत के साथ में और सा के साथ में मिलता है। अब इस पे हलंत न लगा देना। ठीक, का पर हलंत होता है, का हलंत और प्लस खसटकोण वाला सा। त्रा पूछा जाए तो ता प्लस रा, लेकिन ता पर होगा हलंत कि रा पर होगा? तो ता पर हलंत होगा। ठीक, ज्ञा आ जाता है सभी का, ज्ञा आ जाता है, लेकिन ज्ञा में आप सभी का हो जाता है जा और इया। तो जा पर होगा आप सभी का हलंत, इया पर नहीं होगा। स्रा हो जाता है शा और रा,
जो आप सभी का पहला वर्ण होता है उसी पर हलंत होता है। ठीक, तो यह आप सभी लोग इसको याद रखना। का के बाद में छा आता है, ता के बाद में त्रा आता है, जा के बाद में ज्ञा आता है और सा के बाद में स्रा आता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न डिस्कशन कर रहे थे? 174 175 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूपी सीटेट 1 to 5 मतलब फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी को आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्त अक्षरा के पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 176 नंबर प्रश्न। र और मा का रूप होगा, तो र और मा का रूप होगा, आधा रा हो गया और मा हो गया, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, रमा, रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रम, रम। ठीक, चलिए जेईई 2016 का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। 177 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमा अक्षर। यह पूछा गया एनवीएस 2014 में। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो या का सूचक नहीं है, बाकी इया, अड़ा, इया और अंगा। यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बाकी मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि है। यह बंडी परिषद 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और हिंदी में 180 नंबर प्रश्न हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सी है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा। भा है। भा स्पर्श व्यंजन भी है, घोष व्यंजन भी है, महाप्राण व्यंजन भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है। यह आश्रम पद्धति प्रयोक्ता 2012 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, 181 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो बा वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष या निर्नुनासिक। ठीक है, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सी वाला ऑप्शन नहीं देखेंगे, बी वाला हो जाएगा। एक तो दंतोष्ठ हो जाएगा, दूसरा स्पर्श हो जाएगा, चौथा अल्पप्राण हो जाएगा, घोष हो जाएगा और निर्नुनासिक हो जाएगा। बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 181 नंबर प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक है। चलिए, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो का व्यंजन के बताना, यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्पप्राण है का, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है। ठीक है, तो क्या सही है? आप सभी को उत्तर बताना है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, 183 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रत्न और अनुप्रदान। यह पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वर्त्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्त्स कहा जाता है। यह मंडी परिषद 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 185 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वह आप सभी की दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, वह क्या है? दंतोष्ठ ध्वनि है। वह दंतोष्ठ है, र मूर्धन्य है। 186 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह वीडियो 2016 परीक्षा में पूछा गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं यह प्रश्न को। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद आता है। आप सभी से पूछ लिया जाए ज्ञा का किस वर्ण के बाद आता है? तो बताएंगे जा के बाद
आता है। आप सभी से त्रा पूछ लिया जाए, त्रा किस वर्ण के बाद आता है, तो ता के बाद आता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। चलिए 187 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। प्रा में पूर्ण वर्ण है, तो प्रा में कौन पूर्ण वर्ण है? पूर्ण वर्ण है, रा पूर्ण वर्ण है। जैसे आप सभी से पूछा जाए प्रा, तो पा हो जाएगा और प्लस रा हो जाएगा। ठीक है, पा के नीचे हलंत लग जाएगा। यूपीपीएससी जेईई 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए, पा के नीचे हलंत और रा। 188 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन नहीं है मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। क्रम में है, मूर्धा में है, मात्र में है, लेकिन मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ता के नीचे, तो ये री की मात्रा है। क्या है? री की मात्रा है, या रा की मात्रा नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न था। उच्छिप्त व्यंजन छाटिए। तो उच्छिप्त व्यंजन छाटिए, यह ढ़ा आप सभी का उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा। चलिए, ढ़ा और ढा ये क्या होते हैं? दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और इन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है। 190 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। यह फॉरेस्ट गार्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो का और ता अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है, क्या है? का और ता अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। बाकी जा घोष महाप्राण अल्पप्राण ध्वनि है। था महाप्राण ध्वनि है। छा झा क्या है? महाप्राण ध्वनि है। 192 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 192 प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो बी आप सभी का सघोष महाप्राण व्यंजन है। झा सघोष महाप्राण व्यंजन है। जीएससी प्रवक्ता 2015 का प्रश्न है। 193 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। मानव रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। मानव रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, तो हलंत लगाते हैं। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर देख लेते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग और प्लुप्त। अनुनासिक अगर आप सभी से पूछा जाए तो चंद्रबिंदी होती अनुनासिक। अनुस्वार होती है जो सिर्फ एक बिंदी लिख रखी होती है। विसर्ग होती है जो खड़ी लाइन डंडी के पीछे जो है दो बिंदियाँ रखी होती है। प्लुप्त क्या होती है? तीन का स्वर, तीन का चिन्ह बनाया जाता है। 194 प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जा आप सभी का स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अमीन परीक्षा 2016 की हुई थी, उसमें पूछा गया था प्रश्न। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? जा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। और यह आ गया 195 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है आप सभी को बताना है। का, चा, पा, दा, यह क्या है? आप सभी के स्पर्श व्यंजन है। फॉरेस्ट गार्ड 2016 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, 196 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हा आप सभी का व्यंजन संघर्षी है। चलिए, संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्षी व्यंजन क्या है? हा आप सभी का संघर्षी व्यंजन है। चलिए, सा और शा और शा और हा, यह संघर्षी व्यंजन है। चलिए, 198 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का प्रश्न है। अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्धस्वर वाला व्यंजन क्या है? या आप सभी का क्या है? अर्धस्वर वाला व्यंजन है। और अर्धस्वर वाले व्यंजन दो हैं। दो कौन कौन से? या हो गया एक, तो दूसरा वाह हो गया। चलिए दोस्तों, 199 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। रा का विवरण बताइए। तो रा का तो वर्त सही हो जाएगा, वर्त सही हो जाएगा, लुंठित भी सही हो जाएगा, और सघोष अल्पप्राण व्यंजन, तो अल्पप्राण व्यंजन सघोष यही हो जाएगा आप सभी का। ए नंबर सही हो जाएगा। सघोष है, वर्त से है, लुंठित है, अल्पप्राण व्यंजन है, और यह फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न था। 200 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो बैल दीर्घ मात्रा वाला है, बेल दीर्घ मात्रा वाला
है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 201 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियाँ अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो ख क्या है? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। 2016 में पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच कौन सा अक्षर आता है? छ से और ड के बीच में कौन सा अक्षर आता है? ढ आता है। क्या आता है? ढ आता है। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक 2016 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों ये 203 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंताअस्त ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंताअस्त ऊष्म वर्ण कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 204 नंबर प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छ दिखाई देता है। क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ व्यंजन दिखाई देता है। हम लोग देख भी चुके हैं ज्ञ के बाद ज्ञ किसके बाद दिखाई देता है? ज के बाद दिखाई देता है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। फॉरेस्ट गार्ड 2016 का प्रश्न है। काकल्य वर्ण कौन सा है? लगभग सभी लोगों का गलत हुआ था जब यह प्रश्न पूछा गया था। तो हाँ आप सभी का काकल्य वर्ण है। चलिए दोस्तों ये 206 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो मानक रूप वाला वर्ण नहीं है भक्त। भक्त जो है मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 207 नंबर प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संपृक्त ध्वनि संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। यह कनिष्ठ सामान्य चयन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। संपृक्त ध्वनि। ठीक है। चलिए 208 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। मंडी परिषद 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 2009 का प्रश्न आप सभी को बताना है। 209 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। ख ग और फ ध्वनि किस भाषा की हैं? तो अरबी भाषा की हैं। ठीक नीचे लगा है क्या लगा है? नुक्ता चिन्ह। ठीक है। वह व्यंजन है तो वह व्यंजन कौन सा है? महाप्राण है, अघोष है और अंतास्थ है। तो अंतास्थ व्यंजन है। जेईई 2015 में पूछा गया प्रश्न था। और यह 211 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है। आप सभी को बताना है युग्मक ध्वनि है। 2000 पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है युग्मक ध्वनि है। क्या प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 207 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 207 नहीं 212 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए 213 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। तो यह देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दंतोष्ठ वह ध्वनि है दंतोष्ठ। ठीक है। और यह सूत्र होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जितनी ध्वनियाँ होती हैं उनका सूत्र होता है वकार सदंतोष्ठ। ठीक है। अर्थात वकार का उच्चारण स्थान ध्वनि दंतोष्ठ होता है। दांत से जीभ ओठों के मिलने से जो उच्चारण होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। यथा वह ध्वनि है। 214 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो कौन सी दंतोष्ठ आप सभी को बताना है। वह क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है। चलिए दोस्तों 215 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी कहलाती चा छा जा झा आप सभी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो यह 215 प्रश्न थे। 215 प्रश्न थे। आज हम लोगों ने कम से कम 112 प्रश्न देखे हुए 62 प्रश्न देखे हुए हैं। आज हम लोगों ने कितने प्रश्न देखे हैं? 62 प्रश्न देखे हैं। टोटल 215 प्रश्न थे। तो हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख लिए। 29-30 मिनट में 60 प्रश्न देख लिए हैं, 62 प्रश्न देख लिए थे। इससे अच्छी चीज़ क्या है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख लें और आप सभी को चीज़ें पता चल जाएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे। तो यह आप सभी के फिनिश होते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।